everyone. Good evening. Hi, good evening. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher ji. I think मैंने अच्छी स्टोरी सुनाई, सबको याद है. इसलिए बोल रहे हैं. I know. इसीलिए सब गुड इवनिंग बोल रहे हैं. अब सब बोल रहे हैं हाँ, before she makes us stand up and sit down again and again repeatedly, we must quickly wish her. Yeah. True. So good evening everyone and a very warm welcome to Mo TV. So today again a very special session of our community, the literary community. So Prateek ji had very kindly consented to moderate it for this coming month. So Prateek ji, thank you for doing that. So coming to the topic, आज बड़ा interesting सा topic है. Literature is the key to emotional and spiritual values of the society. If you know literature, then you know the culture. So literature is the basis of society. Emotions of love, care and compassion and many others are portrayed through words. It is in literature that true life can be found and we can express our emotions. It enlightens us about society and culture. Literature is the key for unlocking the emotional context of oneself. So the emotions built by literature draws constellations in our life. And to discuss on this beautiful topic, emotions of literary minds, we have a very special session here today by the Literary Club. So without any more delay, I'm going to hand over to Prateek ji. So Prateek ji, welcome and over to you to begin with the evening proceedings. धन्यवाद और नमस्कार रितु जी. नमस्कार वहाँ के प्यारे दोस्तों. रितु जी ने तो सब कुछ समाप्त कर दिया अपने खूबसूरत शब्दों में. ज्यादा कुछ कहने को रखा नहीं है मेरे लिए. खैर, आज की शाम रोशन करेंगे हमारे 11 सितारे वक्ता, जो हमें एक झलक दिखाएंगे अपने साहित्यिक मन के भावनाओं की. इमोशंस ऑफ लिटरेरी माइंड. आइए समय ना नष्ट करते हुए हम आज की साहित्यिक भावनाओं की शाम की सुहानी यात्रा आरंभ करते हैं. मैं आमंत्रण करता हूं पहले से हमारे सितारे वक्ता को, राजेश बहल जी को, जिनसे हम सुनेंगे कबीर दास जी के दोहे. राजेश जी, वेलकम. सभी को नमस्कार. तो हम शुरू करेंगे कबीर दास जी से. तो मैं थोड़ा सा इनकी जीवनी के बारे में बता दूंगा. तो शुरू करता हूँ. संत कबीर दास जी का जन्म काशी के लहरतारा क्षेत्र में हुआ था. वह हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे. इन्होंने हिंदू माता के गर्भ से जन्म लिया और मुस्लिम अभिभावकों द्वारा इनका पालन पोषण किया गया. दोनों धर्मों से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने किसी धर्म को वरीयता नहीं दी. उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों की रक्षा और मानव सेवा में व्यतीत कर दिया. कबीर दास जी हमारे हिंदी साहित्य के एक जाने माने महान व्यक्ति होने के साथ ही एक समाज सुधारक भी थे. उन्होंने समाज में हो रहे अत्याचारों और कुरीतियों को खत्म करने की बहुत कोशिश करी, जिसके लिए उन्हें समाज से बहिष्कृत भी होना पड़ा. परंतु वे अपने इरादों में अडिग रहे और अपनी अंतिम श्वास तक जग कल्याण के लिए जीते रहे. कबीर जी ने कहा, खाऊं पीऊं सो सेवा, कि मैं खुद खाता पीता हूँ यह परमात्मा की सेवा है, क्योंकि वही तो भीतर बैठा है. उठूं फिरूं तो परिक्रमा, मैं उठता हूँ चलता हूँ फिरता हूँ, वह उसकी परिक्रमा हो गई. मैं कोई विश्वनाथ के मंदिर जाने वाला नहीं हूँ. कबीर ने कहा कि परिक्रमा करूँ परमात्मा की जाकर. मेरा उठना बैठना चलना उसकी परिक्रमा है, क्योंकि वह सब जगह मौजूद है. उसको तलाशने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. वे स्वामी रामानंद के सबसे चहेते शिष्य थे. कबीर दास जी के भजन और दोहे आज भी घर घर में बजाए जाते हैं. सुख निधन, होली अगम आदि जैसी उनकी रचनाएं बेहद प्रचलित हैं. और मैं दोहे स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ
कि उनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ और उनकी जो डेथ हुई 1518 में हुई, मगर यूपी में उनकी डेथ हुई थी। और उन्होंने जो ये दोहे लिखे हैं, अगर हम अपना आज का जीवन देखें तो उन्होंने जो दोहे अपने टाइम में अपने एक्सपीरियंस के साथ लिखे, वो आज भी अगर हम अपनी लाइफ में अगर हम अपनाएं तो इंसान का जीवन बदल सकता है। अभी हम भी बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, लाइफ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वो जो दोहे लिखे हुए हैं ना उनके, वो आज भी हमारे काम के हैं। कि उन्होंने भी जो अभी हम जो सब कुछ अनुभव कर रहे हैं वो सब उन्होंने भी अनुभव किया। चाहे आज की डेट में हमने कितना मॉडर्नाइजेशन कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, और अगर हम देखा जाए तो हम अभी वहीं पर खड़े हैं। तो मैं शुरू करता हूँ कबीरदास जी के दोहे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। माठी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। बहुत ही इनका अर्थ है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाई जे मन जोगी होए। अगर मन को कंट्रोल कर लेंगे तो कुछ कर जाएंगे जीवन में। और हम जो है तन को संवारते रहते हैं हम लोग। कहत कबीर सुनो भाई साधो, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। अभी श्वास चल रहे हैं तो हमको जो है भगवान का भजन कीर्तन सिमरन जो कुछ करना है अभी कर लो, और अगर प्राण छूट जाएंगे उसके बाद सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का पड़ा रहने दो म्यान। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भोरी करेगा कब। जो कुछ करना है अभी प्रेजेंट में कर लो जो कुछ करना है, और फिर जब समय निकल जाएगा फिर कोई लाभ नहीं है उसका करने का। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर लोए। मीठा बोल के हम सबको अपना बना सकते हैं। अति का भला ना बोलना, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। अति का भला ना बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उनके विचार हैं ये। संत ना छाड़े संती, संत ना छोड़े संती, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुगवा बैठिया तो शीतलता ना तजंत। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। और अभी जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो मैं इनके दोहों से बहुत प्रभावित हूँ। बहुत सारे दोहे हैं अनंत जो इन्होंने लिखे हैं, और बहुत ज्ञान की गूढ़ बातें हैं इसके अंदर। मैंने इसमें से कुछ अराउंड 15 मैंने चुने, क्योंकि 5 मिनट का समय था। इनके बारे में जो कुछ भी बोला, जितना भी बोला जाए कम है।
और मेरे को ये कवि जो है बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज मेरे को मौका मिला तो इनके बारे में आपसे मैं बातचीत कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी। वंडरफुल, धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी बहुत गुड, अच्छे राजेश जी, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छी, मैंने वही प्रैक्टिकल लिए हैं जो हमारी लाइफ के अंदर आजकल जो हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हमको जिनको हम अपना कर अच्छा कर सकते हैं, तो जो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ से संबंधित मैंने वही चुने। वही आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा था राजेश जी। Okay, friends, let's move on. Christian Andersen, 1802 to 1875, डेनमार्क निवासी एक जाने माने लेखक जिन्होंने बहुत सारे नाटक, उपन्यास और कविताएं लिखी, लेकिन वो जाने जाते हैं परिकथाएं लेखन के लिए। हमारे आज के शाम के दूसरे सितारे मदाम मोना रोल्स्टन हमें उनकी एक परिकथा से अवगत कराएंगी जिसका शीर्षक है द स्टेडफास्ट टिन सोल्जर। मोना मैम, योर फ्लोर प्लीज। Thank you very much, Pratik ji. Thank you for giving me this chance. All my life I was storyteller, so this is one time I have been given. हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया प्रतीक जी ने, The Steadfast Tin Soldier, ऑथर हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, और ये डेनिश राइटर थे और 1805 में पैदा हुए और 1875 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने इतनी वैसी बहुत ही फेमस बुक्स लिखी। आप सब, हम लोग बैठे हैं, हम लोग सबने तो पढ़ी होगी, द अगली डकलिंग, द स्नो क्वीन, लिटिल मरमेड, थम्बलिना एटसेट्रा। ये सारी बुक्स हम लोग सबने पढ़ी और पढ़ाई अपने बच्चों को। जैसा कि सबको मालूम है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो इनकी लाइफ थोड़ी सी लाइफ स्केच में बताना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी सब कहानियों में वो पैथोस आता है जो कि इनके जीवन में था। इनके पिता जो थे वो शू मेकर थे, अब हम लोग तो मोची कहेंगे, और उनकी मदर शी यूज्ड टू वॉश क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स ऑफ अदर पीपल, तो धोबी का काम करती थी। और ये इनके जब ये छोटे थे 10-12 साल के, तभी इनके पिता की डेथ हो गई। और ये उनकी दुकान में बैठ के कुछ ऐसे ही सोचते रहते, इमेजिन। आज की कहानी सिर्फ इमेजिनेशन पे आधारित है। अगर हम सबकी कल्पना शक्ति ठीक होगी तो वो कहानी आपको अच्छी लगेगी। और ये जो थे, पढ़ाई इनकी हो नहीं पाई गरीबी की वजह से, लेकिन जब ये 17 साल के थे तो 12 साल के बच्चों के साथ इनका एडमिशन कराया गया, पर इनका प्रिंसिपल इनसे बहुत जलता था और पता नहीं क्यों उसने इनको बढ़ने नहीं दिया। और बहुत दिनों में इन्होंने 1828 में यूनिवर्सिटी पास किया। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी जो कि इनकी काफी फेमस हुई। मगर जैसा कहा जाता है कि लोग जो अपनों में आते हैं वहां अपनों में उसका मान नहीं होता। बहुत से इंडियंस भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि बाहर उनको बड़ा सम्मान मिला। उसी प्रकार डेनमार्क में इनको कोई सम्मान नहीं मिला। फिर अमेरिका गया, अमेरिका में भी इनको इतना नहीं चला। इनके काफी सारी चीजें इन्होंने लिखी, लेकिन फिर ये इंग्लैंड आए। इंग्लैंड में इन्होंने सारी फेरी टेल्स जो इतनी महत्वपूर्ण उन्होंने लिखी। अब हम कहानी पे आते हैं। द स्टेडफास्ट टिन सोल्जर, जैसा कि नाम से पता चलता है कि स्टेडफास्ट, हमको स्टेडफास्ट होता है, जो संकल्प करें उस पे अटल रहें, ये उस प्रकार की कहानी है। तो एक लड़का था, उसका नाम था जोजो। उसके बर्थडे प्रेजेंट पे उसने जब सारे प्रेजेंट्स खोले तो उसमें एक डिब्बे में 25 टिन सोल्जर्स थे। तो टिन सोल्जर्स तो सब बहुत लाल और नीली वर्दी पहने, बहुत अच्छे प्यारे थे, उसको अच्छे लगे। लेकिन एक टिन सोल्जर था, उसकी सिर्फ एक टांग थी, तो वो उसको थोड़ा इतना ठीक नहीं लगा, लेकिन वो डिफरेंट था बिकॉज ही हैड ओनली वन लेग। तो उसने उसको अपने शेल्फ पे सजा दिया। और वहां पर एक कागज का महल, और उसमें एक कागज की बैलेरिना डांसर थी जिसका नाम लूसी था। और वो वहां पर बहुत सुंदर थी, वो खड़ी थी वहां, और इसने पहली नजर में उससे प्रेम हो गया। इट इज अ लव स्टोरी ऑफ टू टॉयज।
दो खिलौनों की आपस में प्रेम कहानी है ये। फिर उसके बाद पेपर डॉल बैलेरिना इसको बहुत अच्छी लगी। तो उसमें एक उसी 12 बजे रात में सारे खिलौनों में जान आ जाती थी। तो उसमें एक जैक नाम का था, गुड्डा कहो या मतलब गुड़िया टाइप, मतलब मेल डॉल। वो बड़ा इससे चिढ़ता था क्योंकि वो भी बैलेरिना को प्यार करता था और ये भी करने लगा। उसको एक ही नजर में उसको अच्छी लगी कि यही मेरी जीवन साथी बनेगी, ऐसा सोचा उसने, टिन सोल्जर ने। तो इसने कहा तुम्हारे दिन खराब आ गए, तुम तो बहुत जल्दी यहाँ से गिराए जाओगे। तो दूसरे दिन क्या हुआ, तेज हवा चली और वो खिड़की पे रख दिया, उस खेलते खेलते उस लड़के ने खिड़की पे रख दिया और ये गिर गया और एक नाले में गिर गया। और जब नाले में गिर गया तो बहने लगा। तो अब क्या होगा, तो बादल भी आ रहे हैं, उधर से पानी भी बरस रहा। दो लड़के दौड़ते दौड़ते आए, उन्होंने कहा कि अरे पानी बरस रहा है, नाव बनाएंगे नाव। तो उन्होंने अखबार की नाव बनाई, न्यूज़पेपर की, और उसमें इसको रख दिया टिन सोल्जर को। अब टिन सोल्जर बहता चला जा रहा है, एडवेंचर देखिए, बहता जा रहा, मगर मन में वो उसी बैलेरिना के लिए सोच रहा है कि अब तो मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। तो सोचते सोचते जा रहा है। तो उसके बाद उसको एक बहुत काला मोटा चूहा मिला, पानी का, वाटर रैट, वो मिला और उसने कहा नहीं तुम आगे नहीं जा सकते हो, ये उसको रोकने लगा। फिर क्या हुआ कि उसने किसी तरह बच के वो नाव उधर से तिरछी होकर निकल गई। फिर उसको और दो चमकती आंखें दिखी, वो एक बड़ी फिश की थी। और फिश ने वो तो नाव तो गल गई, तो ये बह रहा था, तो फिश ने, मछली ने उसको निगल लिया। अब उसके जीवन में क्या होगा, अब तो निगल लिया मछली ने, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो सोच रहा, अंदर ही अंधेरा, उसको एकदम पेट के अंदर मछली के उसको अंधेरा लगा। फिर वो चल मछली को पकड़ने आए, मछली पकड़ने वाले, और बाजार में ले जाके बेचा। तो देखिए मजेदार बात ये कि उसी जो लड़के की मम्मी ने खरीदी वो मछली, और जब वो किचन में जाके उसका पेट काटा तो उसमें टिन सोल्जर। तो उसने कहा अरे ये तो ये टिन सोल्जर, ये कैसे यहाँ। उन्होंने उसको धोया, पोछ का फिर रख दिया वहीं। वो फिर खुश हुआ कि मेरी बैलेरिना, वो भी उसको प्यार करने लगी थी, वो दुखी थी, लेकिन जब वो आ गया तो वो भी खुश हो गई, उसको देखती रही। फिर ये जो जैक था, जो इसका दुश्मन गुड्डा था, उसने सोचा कि देखना तुम्हारी अभी बुरी हाल होने वाला है। और वो उसकी सर्वेंट आई, जो लड़के की सर्वेंट आई, और उसने पंखा चला दिया। पंखा इतना तेज चला कि हवा से पर्दा उड़ा, और पर्दे से टिन सोल्जर गिर गया आग में। जो कमरों में वो होता है ना फायर प्लेस, उस फायर प्लेस में ये गिर गया और जलने लगा। लेकिन इसकी आंख बराबर उसी पे थी। थोड़ी देर में हवा चली, खिड़की से जो हवा आई उससे उड़ते हुए वो बैलेरिना भी गिर गई उसमें, आग में दोनों जल गए। और जलते जलते वो टिन का था, इसलिए मेल्ट होके वो एक हार्ट शेप का बन गया। वो टिन तो खत्म, सोल्जर भी खत्म, वो सिर्फ एक हार्ट रह गया। और बैलेरिना भी जल गई, लेकिन उसके यहाँ एक ब्रोच लगा था रेड कलर का, तो वो ब्रोच भी उसी हार्ट में चिपक गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रेम कहानी का अंत तो ऐसे हुआ, मगर दोनों मिल गए। इससे हम क्या सीखते हैं? ये कहानी तो एक लव स्टोरी है, जो आजकल तो बच्चे जो कि सुपरमैन की बातें करते हैं, उनको तो दिस स्टोरी इज very emotional. When you read it in the book, then you really feel the emotions. और जिन लोगों ने कभी प्रेम किया होगा वो समझते होंगे, तो समझेंगे जब इसको पढ़ेंगे कि कितना दर्द भरा है इस कहानी में। तो हमें इस कहानी से कुछ सीख मिलती। मॉरल, लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल आते हैं, पर जो दृढ़ संकल्प होता है जिनका, उनको आखिर में सफलता मिलती है। उस टिन सोल्जर का एक पैर था, हमारे तो दो पैर हैं, फिर भी तो हम डगमगा जाते हैं जीवन में, लेकिन वो नहीं डगमगाया। हैविंग वन लेग, हम समर्थ होते हुए भी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लेकिन उससे हम सीख सकते हैं कि दृढ़ संकल्प कितना जरूरी है जीवन के लिए। थैंक यू मोना जी, वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया मोना जी, बहुत अच्छे मोना जी, बढ़िया। आपने जो है बचपन की याद दिला दी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस स्टोरी। मोना जी, ऐसा लगा नानी माँ सुना रही है।
स्टोरी छोटी सी नानी प्यारी। नानी हाँ माई बहुत बढ़िया। स्टोरी इतनी अच्छी लग रही है, बहुत बहुत अच्छी बढ़िया। स्टोरी लगी, बहुत अच्छी, So बहुत friends, अच्छी स्टोरी की। let's नानी move माई on. स्टोरी। Let's move on. Literature Good, mirrors Muna. Lovely. literature mirrors society, its Good, schemes, its virtues, jubilations, satisfactions, and frustrations, et al. It educates, informs, and entertains. The power of the humble pen is reflected in the works of the likes of Sarath Chandra Chattopadhyay, who wrote on revolutionary issues and specially championed the cause of women and their lives, much ahead of others during those times. This small writing instrument, the pen, is an inalienable part of us. I will now invite our third star, Madame Ranjana Banerjee. She will speak. Her topic for the evening is about the humble pen. Pen is mightier than the sword. Madame Ranjana. I hereby thank Mr. Pratik Sarkar for giving me a chance to speak in this platform where all other speakers can also express their emotions, views, and thoughts. The topic for today is emotions on literary minds. I am going to speak on a famous quotation by author and novelist Edward Bulwer. The topic is pen is mightier than sword. This quotation indicates that thinking and writing have more influence on people than the weapons. Pen refers to the written words as a whole, but sword is used to defeat an enemy. Pen helps the writer to record his thoughts or important information which he can read later on. Words are the most powerful weapon in the world which can be used for mass destruction. Words can influence and inspire countless people. In some interpretation, written communication can refer to administrative power of an independent news media. Journalism is the most serious occupation, but useless without a pen. Hindu scriptures needed a pen to write the epics. Pen stands for the literature, newspaper, books, etc. It indicates logical and argumentative communication to win the hearts of the people. It is a constructive weapon for writing and for writers and scholars. Laws of theories of scientists such as Newton and Darwin would not exist without pen. Newton was an English mathematician and greatest philosopher, whereas Darwin was known for his contribution to the science of evolution. So, the idea that are expressed in writing can be much more effective. Pen has tremendous capacity to inspire people. For example, poetry and poet have long-lasting effect on reader. They remain in our hearts forever. A ruler rules the people with power and army, but writer rules the people by his thoughts and ideas. Throughout history, we have seen various struggles, wars, fights, and had their success stories. It was the writers who spread the words, making people aware. So, written words are more powerful than guns or actions. Through words, we can destroy confidence that can never, ever be taken back. By using a sword, we can kill one person at a time, but words can create massacre or destruction, which can be much more severe.
A sword can be used by those who are physically strong, but a weak man can flow words from the small pen only. Many great writers had inspired revolution with the help of pen. The French Revolution, for example, was the result of writing by French writer in 1789. He was Thomas Carlyle. The revolution indicated a series of conflicts, which was a combination of social, political, and economic factors. It had a major impact on European and Western history. French writer had a tremendous capacity to inspire people at that point of time. Power of writing is timeless, while power of sword is temporary. A war affects thousands of people, but a book can change the entire nation. A pen or a sword does not work on its own. One has to operate them. So we have to make a difference in whether to fight or to write. A pen shapes and presents something valuable into the readers. We all know how writers have fought against Sati Pratha, female education, girl child killing, and many other social causes, and ultimately could establish them with the fighting of their writing. Pen symbolizes friendly means of generating ideas. In history, we see how kings or generals use sword to kill the innocent people. Sword always ends in miseries and destruction, whereas writing is a boon to mankind. Now I conclude by saying that sword is the last resort to bring mischievous people back on the right track. Therefore, wise men choose pen over sword. That's all. Thank you. Very nice, Ranjana ma'am. आप Very बहुत good. अच्छा, Very वेरी good. गुड, वेरी गुड, रंजना जी बहुत Well said, Ranjana. अच्छा, बहुत बढ़िया Well बहुत said, बढ़िया अच्छा रंजना बोला जी है, बहुत Very अच्छा nice. बहुत अच्छा वेरी नाइस बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला. आगे बढ़ते हैं। उपन्यास सम्राट, कहानी और नाटक लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का नाम किसने नहीं सुना। उनकी कहानियां पढ़कर हम जब स्कूल में थे बड़े हुए हैं। आज हमें उनकी एक लघु कथा सुनाएंगी हमारे चौथे सितारे अनीता जी। अनीता खरबंदा जी, आपको मैं आमंत्रण देता हूँ। मेरा आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं मुंशी प्रेमचंद जी के लिए थोड़ा सा बोलूंगी, पहले फिर छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। मुंशी प्रेमचंद का किसने नाम नहीं सुना। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्हे गांव में हुआ था। प्रेमचंद का नाम, माता का नाम आनंदी देवी और पिता अजायब राय था। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का कद काफी ऊंचा था और उनका लेखन कार्य एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास को अधूरा ही माना जाएगा। मुंशी प्रेमचंद एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और बहुत ही सुलझे हुए संपादक थे। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने एक पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उनकी लेखनी इतनी समृद्ध थी कि उससे कई पीढ़ियां प्रभावित हुई और उन्होंने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। 1906 से लेकर 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें इस दौर में समाज सुधारक आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलन के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। इस पर उन्होंने बहुत से उपन्यास और कहानियां, कविताएं लिखी। 1918 से 1936 के तक का काल को प्रेमचंद युग कहा जाता है। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां और उपन्यास लिखे थे, कविताएं भी लिखी। उनमें से
आपको समय अभाव के कारण सबसे छोटी कहानी, एक दिलचस्प वरदान सुनाती हूँ। वरदान पर उन्होंने, वैसे टॉपिक पर उन्होंने 3 कहानियां लिखी थी। एक सबसे छोटी कहानी है, एक था लड़का हारू, वो था नाटा और उसकी नाक छोटी और थी मोटी। वह मेहनत तो बहुत करता था, पर उसकी छोटी नाक होने के कारण कम कमा पाता था। उसकी माँ बूढ़ी विधवा थी जो कम कमाई में ही अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन हारू दुखी था क्योंकि उसकी नाक की वजह से बच्चे उसे चढ़ाते थे। देखते देखते हारू बड़ा हो गया और एक दिन उसकी माँ चल बसी। हारू बहुत रोया। गांव के मुखिया ने उसे समझाया कि वह शादी कर ले ताकि माँ के जाने के बाद उसकी पत्नी उसका ख्याल रख सके। हारू ने बहुत सोचा कि फिर जाकर मुखिया से बोला कि अच्छा मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर लड़की की नाक छोटी होनी चाहिए। मुखिया ने पूछा ऐसा क्यों? हारू ने कहा कि अगर वो उसकी नाक भी छोटी होगी तो वो मुझसे मेरी इज्जत करेगी। लड़की की उसके लिए लड़की ढूंढी गई, उसकी भी नाक छोटी थी। हारू की शादी होगी। अब नकटे पति व पत्नी कहकर लोग चढ़ाने लगे। हारू सोचने लगा अब मैं क्या करूं। अचानक उसे याद आया कि ये शरीर तो भगवान ने ही बनाया दिया है, इसलिए उसी ने हमें उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। और वो अपनी पत्नी से कहकर उसने कहा कि मैं जाता हूँ, भगवान से प्रार्थना करूंगा, और जंगल की ओर चला गया। काफी दिन हो गए प्रार्थना करता रहा। उसकी लगन देखकर देवता खुश हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। दयालु देवता ने 3 बार उसको गोटी फेंक कर 3 वरदान मांगने के लिए कहा। अब तो हारू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर घर गया और अपनी पत्नी से पूछा, खुशखबरी सुनाई। पत्नी भी खुश सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, सुनो जी, पहली गोटी धन दौलत के लिए फेंकते हैं। तो वो बोला, नहीं, हमें धन लेकर क्या करना है। हमारी बदसूरत नाक पर लोग बहुत हंसते हैं, हमें पहले सुंदर नाकों के लिए ही गोटी फेंकेंगे। पत्नी ने रोकने की कोशिश की, पर हारू ने गोटी फेंकते हुए कहा कि हमको सुंदर नाक दे दो और कुछ नहीं, बस नाक ही नाक। ऐसा बोलते ही दोनों के शरीर पर नाक ही नाक आ गई। हारू अपनी पत्नी को देखकर बोला, अरे तुम तो बिल्कुल बदसूरत लग रही हो। पत्नी ने चिल्लाकर कहा, तुम भी तो। दोनों एक दूसरे को देखकर, दोनों को भयानक शक्ल देखकर बहुत हैरान हुए। नाक तो मिल गई, पर पूरे शरीर में इतनी नाकें, इतनी सारी। दोनों गोटी फेंक कर नाकों को बदलवाने का निश्चय किया। वैसे ही हुआ, दोनों की नाक गायब हो गई। जो थी वो भी गई, पर जो उनकी छोटी नाक थी वो भी गायब हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर फिर हैरान, अब तो और भी बेचारे परेशान बदसूरत लगने लगे। हारू रोते हुए बोला, हाय ये मैंने क्या किया, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब बोलो, अपने लिए दोनों की सुंदर नाक मांग लेते हैं। पत्नी अपने बिना नाक वाले चेहरे को छुपाते हुए बोली, अगर हमें सुंदर नाक मिल गई तो लोग हमसे पूछेंगे कि कैसे मिली, तुम्हारी नाक तो बहुत छोटी थी और तुम्हारी इतनी सुंदर नाक कैसे मिल गई। तो लोग हमसे पूछेंगे कि कैसे मिली। जब हम असली बात पता लगेगी तो वो हमारी मूर्खता पर हंसेंगे। ये 3 वरदान पाकर भी हम अपनी हालत सुधार नहीं पाए, और तो और अगर अमीर हो भी जाए तो नाक तो हमारी छोटी ही रह जाएगी। तो उन्होंने हार कर तीसरी गोटी कहकर कहा कि जैसी हमारी नाक थी, भूल जाते हैं बार-बार, हमारी नाक थी वैसी ही कर दो। आखिरी मौका था,
अपनी गलती समझकर अपनी बदकिस्मती पर रोया और बोला, हाय मैंने कितना बढ़िया मौका हाथ से जाने दिया, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अंत में उन्होंने घुटने टेक कर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारी छोटी नाक ही वापस दे दो। इसकी प्रार्थना सुन ली गई और दोनों की बड़ी उदासी हंसी आ गई। दोनों राहत की सांस ली। इससे सीख मिलती है कि हमें हर मौके का फायदा अपनी मतलब सोच समझ कर उठाना चाहिए। पर उन्होंने नहीं, वो बेचारे 3 वरदान पाकर भी वो वैसे के वैसे ही रहे। यही कहानी है छोटी सी। हाँ अनीता जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अनीता जी, बहुत अच्छा होता। इससे ये होता है कि जो हमें जो हमारे पास जो नाम है वो ठीक है, जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहे। हाँ सबसे बड़ी बात यही है, यही बात है कि सबसे जो हमारे पास है उसमें ही खुश रहना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर अनीता जी, आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का अगर उल्लेख ना हो तो कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम अधूरा ही रहता है। उन्होंने मनुष्य के जीवन में पैदा होने से मरने तक जितने भी अध्याय या पहलू आते हैं उन सब पर उन्होंने गीत और कविताएं लिखी हैं। हम सब ने गुरुदेव की काबुलीवाला पढ़ी होगी या उस उपन्यास पर आधारित फिल्म देखी होगी। आज उसको दोहराएंगे अपनी अनोखी शैली में हमारे 5वें सितारे वक्ता कर्नल प्रवीण शर्मा जी। आइए उनसे सुनकर हम अपनी यादें ताजा कर ले कि हमने भी कभी काबुलीवाला पढ़ी थी, देखी थी। कर्नल साहब प्लीज। Thank you. Good evening and namaskar, friends. I'll put across to you the story of काबुलीवाला। काबुलीवाला की स्टोरी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1892 में लिखी थी। तो उस समय पैसे की कितनी वैल्यू रही होगी, 1 रुपए की क्या महत्व होगा, एक तो ये, और दूसरा साइंस के लिहाज से कितनी तरक्की हुई थी। हर घर में बिजली नहीं थी, कहीं कहीं बिजली थी, कहीं नहीं थी। तो ये 2 चीजें हम ध्यान रखेंगे स्टोरी एज जो मैं आगे बढ़ेगी। स्टोरी है एक 8 साल की लड़की मिनी की, जो बहुत शरारती है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछती रहती है अपने फादर को। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसमें अपने आप को राइटर ही रखा है और ऐसे ही कह के कहानी लिखी है। तो वो कहानी लिखते रहते हैं, तो ये मिनी कुछ ना कुछ सवाल पूछती रहती है। एक दिन आके बोली, पापा ये जो साथ वाला भोलू है ना, वो बोल रहा था बारिश पता कैसे होती है? जब आसमान में बहुत बड़े बड़े हाथी हैं, वो सूंड में भर के जब पानी ऐसे करके नीचे फेंकते हैं ना, तब बारिश हो जाती है। बोलो ये ठीक है या गलत? तो राइटर बोले, मैंने बोला भाई तुम जाओ, मैं आखिरी अध्याय पे हूँ, स्टोरी कल देनी है मुझे। तो ऐसे कह के उनको बोला। लेकिन उनकी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था इस बच्ची का इतना ज्यादा शरारती होना। राइटर का घर जो है मेन गली के ऊपर अच्छे टिकाने वाली जगह पे बना हुआ था, जहां पे मेन सड़क उनके घर के आगे से निकलती थी। तो एक दिन उन्होंने देखा कि मिनी चिल्ला रही है खिड़की से, काबुलीवाला काबुलीवाला, ऐसे वैसे छेड़ रही है जैसे किसी को। तो उन्होंने राइटर ने अपने टेबल से देखा, एक पठानी सूट में, सिर पे पगड़ी, लंबा तगड़ा, वो उधर से गुजर रहा है और 2 मिनट बाद उनके दरवाजे पे आ गया। तो राइटर उनसे मिले तो बोला जी आदाब बजाया और बोला मेरा नाम रहमत है। मैं बोला हाँ जी रहमत, कैसे आए? कहते जी मैं ड्राई फ्रूट बेचता हूँ, अफगानिस्तान में आते हैं हम लोग, सर्दियों में यहाँ आ जाते हैं और मैं सूखे मेरे ड्राई फ्रूट बेचता हूँ। मैं बोला हमको तो नहीं चाहिए ड्राई फ्रूट, अब क्या करें? बोला सर एक बच्ची थी यहाँ पे। राइटर ने बोला ओके मिनी चलो आओ मिलो काबुलीवाला से। तो वो मिली, डरते डरते पापा के पीछे छुप के ऐसे मिली एक बारी। तो काबुलीवाला ने अपने जेब से कुछ 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट निकाले, उसमें किशमिश, बादाम और अखरोट के छिले हुए, वो उसको दिए। बच्ची ने फ्रॉक की झोली बना के उसमें वो ले लिए और राइटर ने उनको 8 आने दिए कि बोलो ये लो। नहीं तो मैं तो ये ऐसे दिए थे बच्ची को, सर ने नहीं आप ले लो, और उसने ले ली और वो चला गया। उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में कैसे इनकी दोस्ती इतनी पक्की बन गई, वो सबको हैरान कर दिया। और सप्ताह में तकरीबन 2-3 बार वो काबुलीवाला उधर से गुजरा तो वो बैठता और मिनी उसके साथ क्या बातें करती थी वो किसी को मालूम नहीं है। खूब बातें करते थे, आधा घंटा करते रहते थे, फिर वो काबुलीवाला चला जाता था।
सीन बदली होता है जी। कोई 1 साल के बाद में गली में बहुत शोर मच रहा होता है, तो राइटर उठ के जाते हैं, तो बड़े सभ्य और माने हुए व्यक्ति हैं उस इलाके के, तो देखा तो वो तो रहमत को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, 2 पुलिस वाले, और तीसरा वाला एक पीछे पीछे चल रहा है, उसके हाथ में एक चाकू है जिसमें खून लगा हुआ है। तो राइटर गए उनके पास, बोले भाई इनको कहाँ लेके जा रहे हो रहमत जी को? जैसे सर इनके हाथ से मर्डर हो गया है, इन्होंने एक की हत्या कर डाली है, अभी हम इनको थाने लेके जा रहे हैं। तो वो काबली वाला को वो थाने लेके चले जाते हैं, और 1 महीने बाद पता लगता है जी उनको तो जेल हो गई है, बिकॉज मर्डर कर दिया उन्होंने, वो जेल हो गई है। सीन बदली होता है। आज मिनी की शादी है, 8 साल हो चुके हैं, और एंड आज मिनी की शादी है, बहुत चहल पहल है घर में, भाग दौड़ ये वो, एंड खूब शोर शराबा, और एकदम सडनली देखा जी रहमत फिर आके उनके घर तक आ जाता है। राइटर उसको देखते हैं, बड़े हैरान होते हैं, वो अदाब बजाता है, कहते हजूर नमस्ते, तो हाँ जी बोलिए हजूर। और रहमत कहती बस मैं आज ही जेल से छूटा हूँ, तो आपसे भेंट करने आया था। ऐसे देखो रहमत हम तो आज बहुत व्यस्त हैं सारे, एंड हम सारे अपने अपने काम में हैं, भेंट तो नहीं हो पाएगी, अच्छा तुम अच्छे से रहना, ठीक है, ऐसे कह के जाने लगा। तो उसने फिर कहा दोबारा जो पेट सेंटेंस था, सर वो बच्ची से मुलाकात हो जाती तो। बोला बच्ची नहीं, अभी वो बड़ी हो गई है, उसकी शादी है आज, तो उसमें हम सभी व्यस्त हैं, आज तो बिल्कुल भेंट नहीं हो पाएगी। ऐसा कह के राइटर जाने लगे थे, देखा वो घर के बाहर एक पत्थर था, उसके ऊपर बैठ गया रहमत सिर पकड़ के, और जेब से एक कागज निकाला, उस कागज के ऊपर एक प्रिंट बना हुआ था बच्ची के हैंड का, इंक लगा के, स्याही लगा के उसके ऊपर एक छापा बना हुआ था, वो निकाल के उसने राइटर को दिखाया कि जी ये देखिए जी ये क्या है। इस गांव में काबुल में मेरी भी एक बेटी है, वो ऐसी मिनी जैसी, मैं आपके घर में मेवे बेचने नहीं आता था, मैं इस बच्ची से मिलने आता था, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और इसमें इस बच्ची के अंदर अपने बेटी की मैं छाया देखता था, तो मैं इसलिए आता था। तो मैं सोचता हूँ अभी मेरी बेटी भी इसका मतलब इतनी बड़ी हो गई होगी और शादी लायक होगी। अब राइटर की एकदम से जो राइटर वाली सेंसेस होती हैं, जो विजडम होता है, वो सडनली जागृत होता है, बोलता है ओ गॉड हम दोनों में कितनी समानता है, ये भी एक फादर है, मैं भी एक फादर हूँ, इसकी भी एक लड़की है जो शादी लायक है, मेरी भी एक लड़की है जिसकी शादी आज हो रही है, मैं सभ्य लोग अमीर अच्छे से शादी भी कर सकता हूँ, ये गरीब सजा याफ्ता बिना पैसे के क्या करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो राइटर बोलते हैं मैंने 2000 रुपये रखे हुए थे, मिनी की शादी में सोचा था अंग्रेजी बैंड बाजा आएगा वो बजेंगे और बिजली की लड़ियां लगवाऊंगा, तो उसके लिए सोचा हुआ था। तो राइटर उसको बोलते हैं रहमत ये इधर आओ, ये लो ये पैसे। वो तो पहले नहीं लेता है, बाद में राइटर के कहने पे वो मान जाता है और पैसे लेके गली में खुशी खुशी चला जाता है। तो राइटर बोलते हैं कि मेरे बेटी की शादी में अंग्रेजी बाजा नहीं बजा, और बेटी की शादी में वो बिजली की लाइट जो मैंने सोची हुई थी चमक करूंगा वो नहीं आई, लेकिन एक गरीब बाप को अपनी बेटी से मिला के जो खुशी हुई उसने हमारे जीवन में जो चमक लगा दी है वो उससे कहीं ज्यादा थी। ये कहानी बड़ी मार्मिक है, सबने पढ़ी, पिक्चर्स भी बनी, सब कुछ इसमें दी लेसन लर्न। एक तो ये है दी अफेक्शन, एक काबुल के, अब तो काबुल अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा जिक्र होता है, तो ये दिस इज रिफ्लेक्टिंग दी लविंग नेचर ऑफ अफगानी पीपल। अभी भी कलकत्ते में आते हैं गलियों में बेचने, दिस रिफ्लेक्ट्स दी अफेक्शन ऑफ अफगानी पीपल। सेकंड, आप जब हेड ऑफ द फैमिली होते हो ना, तो आपको स्प्लिट डिसीजन लेना पड़ता है उसी समय, टेनिस की तरह। जैसे टेनिस में आपके पास सर्विस आती है, आपको उसी समय लौटानी होती है, देयर इज नो टाइम टू थिंक। इसी तरह से इस तरह का डिसीजन आपको जीवन ला के ऐसी जगह पे खड़ा कर देगा कि उसी समय आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो राइटर ने वो वाला डिसीजन लिया और 2000 रुपये शादी में तो होता रहेगा, वो गरीब आदमी को दिए एट ए मोस्ट क्रूशियल टाइम। तो दिस इज लेसन लर्न। बड़ी अच्छी स्टोरी है, आप पढ़िए। और 1957 में बिमल रॉय ने इनके ऊपर पिक्चर बनाई काबुली वाला, बलराज साहनी ने बड़ा मेमोरेबल रोल किया है। सज्जन एक वो के पापा का किया उन्होंने, उषा किरण जी
मिनी के मम्मी की एक्टिंग करी। बड़े फोर्सफुल देशभक्ति गाने लिखते हैं, प्रेम धवन है उनका नाम। मेरा रंग दे बसंती चोला भी उन्होंने लिखा था, वो दूसरी पिक्चर में। इसमें लिखा है मेरे प्यारे वतन, मतलब कितने ही अवार्ड मिले उसको। मन्ना डे का बेस्ट गाना है नाम, ये इसी पिक्चर में था। जरूर देखिए अब मौका लगे तो। बस इतना ही मैंने आपको बताना था। मजा आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी, बहुत बढ़िया, सुंदर विवेचन किया, बहुत सुंदर, वेरी वेल सेड। स्टोरी के साथ सुनाने का तरीका बहुत प्यारा आपका। चलिए, थैंक यू शर्मा, excellent narration. बहुत बढ़िया, very nicely narrated the story. आगे बढ़ते हैं। सिंहासन हिल के राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये कविता झांसी की रानी हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा पढ़ी और गाए जाने वाली कविताओं। चला दिया, मुझे रिमोट दे दे। सुभद्रा जी ने हमारे स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लिया है, और इस उसके बारे में कुछ बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे ज्ञानी वक्ता मदाम सुरेश मल्होत्रा जी को, जो सुनाएंगी उनकी एक छोटी कविता भी। सुरेश जी। सप्रेम नमस्ते। आज मैं इस साहित्यिक गोष्ठी में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रसिद्ध कविता एक वीरों का कैसा हो बसंत, उसका काव्य श्रोष्ठक बताऊंगी और कविता पाठ करूंगी। जी हाँ, कौन नहीं जानता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को, जिसने घर घर में रानी लक्ष्मीबाई का नाम उजागर कर दिया। हिंदी साहित्य की जगमगाती सितारा सुभद्रा जी ने जो योगदान हिंदी साहित्य को दिया वह अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी, राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका तथा वीर रस की एकमात्र कवयित्री का जितना गुणगान किया जाए वह कम है। इन्होंने कविताओं के माध्यम से भारतीय युवा की जो युग युग की अकर्मण्य उदासी को त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण समर्पण करने की प्रेरणा भरी। इनकी लक्ष्मीबाई कविता झांसी की रानी को जो प्रशंसा मिली वह बड़े बड़े महाकाव्यों को भी नहीं मिली। राष्ट्र प्रेमी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के निहालपुर ग्राम में 1904 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रॉसपेट गर्ल्स कॉलेज में हुई। वे 9 वर्ष की ही थी कि इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी और धूम मचा दी। काव्य रचना में शुरू से ही रुचि थी। 15 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई मध्य प्रदेश के निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान से। ये पति भी बहुत ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। इनके सहयोग से ये कई बार जेल गईं। इन्होंने सदैव खादी अपनाई, रेशमी कपड़े, सब कीमती सामान राष्ट्र सेवा में दान दे दिया। अंग्रेजों ने इनकी कविताओं पर प्रतिबंध लगा दिया, अनेक अत्याचार ढाए। अंग्रेजों ने इनकी कविताओं पर बंधन लगाकर इनको अपमानित किया। इस तरह इस कवयित्री ने अपना जो है प्रभाव हमारी भारतीय साहित्य में पक्का कर दिया। इनके काव्य संग्रह हैं मुकुल त्रिधारा, कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादनी। सुभद्रा जी को मुकुल काव्य संग्रह एवं बिखरे मोती कहानी संग्रह पर सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 में आज मात्र 44 वर्ष की अवस्था में हो गई। आज मैं आपको इन महाकवयित्री की कविता वीरों का कैसा हो बसंत पर प्रकाश डालूंगी।
व उसका काव्य पाठ करूंगी। इस कविता में ओज वीरता कूट कूट कर भरी है। इस कविता में कवयित्री अपनी स्वच्छंदता को उजागर करती है। एक वीर सैनिक किस तरह अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वीरों ने किस प्रकार अंग्रेजी सत्ता को दूर भगाने का आह्वान दिया है। वीरों को चुनौती दी है कि विकल्प रखे हैं कि इधर मधुमास है, इधर तुम्हारा युद्ध है, आप अपनाओ कि आज भारत की स्वतंत्रता चाहिए या मधुमास के राग रंग चाहिए। तो मैं आजादी के इन गीतों को लेते हुए, इसकी चित्रात्मकता देखते हुए, संगीतात्मकता देखते हुए मैं इसका पाठ करूंगी। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार है, उधती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गल बाहें हो या हो कृपाण, गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रंग विलास का दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो आज जगा स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर देव है छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान के चरणों में शत शत नमन है। इन जैसी वीर रस से पूर्ण कोई वीरांगना नहीं हुई जिन्होंने पूरे देश में क्रांति मचा दी। धन्यवाद। बहुत अच्छे सुरेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वीरता से आपने गाई अपनी पोइट्री। बहुत जोशीला, क्या खाते हैं जोश के लिए? बहुत ही अच्छा, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, तालियां। थैंक यू सो मच। So let's move on. Poetry contains overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion, recollected in tranquility. Thus, William Wordsworth describes poetry thus in his lyrical balance. अब आमंत्रण करता हूं हमारे परिवार के वरिष्ठ सितारे और चहेते सदस्य केपी सर, जिन्होंने इमोशंस को शब्दों में ढाला है उनकी खुद की लिखी हुई कविता में। केपी सर, द फ्लोर। Can you mute please? So there is noise coming. It is coming, okay. धन्यवाद प्रकृति जी, जो आपने मुझे कुछ वक्तव्य देने को आमंत्रित किया। मेरी बहनों और भाइयों, आज मैं मेरी विदेश प्रवास के डायरी के कुछ पन्नों से
मेरी अपनी कविता सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देना चाहता हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं 97 में जब पहली बार यूएसए गया तो वहाँ घूमने जाता था। वहाँ एक बहुत रमणीक झील थी, बेंचेस लगे हुए थे और उसमें सुंदर सफेद 2 स्वान थे। वे हम लोगों के पास आ गए, हमने प्यार किया, सिलसिला चलता रहा। सालों बाद जब वहाँ मैं अकेले गया अपने पत्नी के देहांत के बाद, तो उसी बेंच पर मैं अकेला बैठा हुआ था। तभी एक सुंदर सा स्वान मेरे करीब आकर चू चू टी टी करता हुआ मेरे पास आ गया, मानो वह कुछ कर रहा है। मैंने समझा यह जरूर अपनी भाषा में मुझे कुछ कहना चाहता है, और वही भाषा आज मैं कविता के रूप में आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। अरे आज तुम आए हो अकेले, अरे आज तुम आए हो अकेले, तुम लोग की याद में हमने कितने दिन बिताए, लेकिन तुम न आए और आए तो अकेले आए। तुम लोग की याद में हमने कितने दिन बिताए, लेकिन तुम न आए और जब आए तो अकेले आए। कितने साल बीत गए तुम लोग की बाट जोड़ते जोड़ते, लेकिन तुम न आए और आए तो साथ छोड़ अकेले ही आए। जाओ, हम तुमसे नहीं बोलते। मैंने कहा, अरे अरे ऐसे न जाओ, तुम भी तो आए हो आज अकेले, तुम भी तो आए हो आज अकेले। क्या किसी ने छोड़ दिया है तुम्हें भी अकेले? मेरे दोस्त, जिंदगी की यही डगर है, एक दिन छोड़कर चले ही जाना है। कोई आगे कोई पीछे और जिंदगी की गाड़ी चलती ही रहती है। तुम्हारी टीटी चींची की आवाज सुन रहा हूँ और तुम्हारी विरह व्यथा को भी, लेकिन दोस्त यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। और दूसरी छोटी सी कविता मैं और सुनाना चाहूंगा। मैं कवि भी हूँ, लेखक भी, गीतकार भी और गाता भी हूँ। मैं कवि भी हूँ, लेखक भी, गीतकार और गाता भी हूँ। जब दिल के कोने में कोई झंकृत करता है, जब दिल के कोने में कोई झंकृत करता है, कभी वेदनाएं, कभी आकस्मिक घटनाएं, कभी विरह की यादें, कभी सुख की बातें, कभी वेदनाएं, कभी आकस्मिक घटनाएं, कभी विरह की यादें, कभी सुख की आवाज़, स्वर तो खुद ही निकल आते हैं। कभी गुनगुनाता हूँ, कभी जोर से अकेले में गाता हूँ, कभी गुनगुनाता हूँ, कभी जोर से अकेले में गाता हूँ। सुनने वाला कोई भी नहीं, लेकिन नहीं, इन चिड़ियों की चहचहाहट, इन पेड़ों का झिलना, इन पत्तियों का झरझराना, क्या यह कलरव गीत नहीं है? लेकिन नहीं, इन चिड़ियों की कलरव, इन पेड़ों का हिलना, इन पत्तियों का झरझराना, क्या यह कलरव गीत नहीं है? यही तो है प्रकृति की आवाज जो मुझे गुनगुनाने और गाने को प्रेरित करते हैं। इसलिए मैं लिखता हूँ, गुनगुनाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और आपके लिए गीत गाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने of powerful feelings or emotion reflected in tranquility. Very emotional. You made me cry. Really, I'm telling you, you really made me cry. बहुत बढ़िया केपी जी, बहुत बढ़िया. Very beautiful. धन्यवाद, धन्यवाद. We move on. This time we'll revisit Gurudev Rabindranath Tagore through Sanchayita. Sanchayita in English means recollection. I refrain from elaborating on this, on Sanchayita, and leave it to our next star to enlighten us on the elements of Tagore's Sanchayita. May I now invite Sananda ji to come over, please. I'm not a star now. I'm not emitting any light. Rather, there were so many stars before me.
and बहुत सुंदर सुंदर सुना है रविंद्रनाथ के बारे में, उनकी मानसिकता. I am going to recite a poem in English, which Rabindranath, more than any other poet of modern India, he has found inspiration in the harmonics of the universe. In his inner ear, he has been open to spiritual voices of nature and the ideal aspirations of man as expressed in the invisible forces of the cosmos or the universe. Being alive to the divine manifestations of music in our rhythmic world, he has set down his inspirations and impressions in the form of poetry and musical tones in his collection of poems in Sanchay Gita. Rabindranath surmised and addressed a poem to his unborn reader, who was not yet born, that he would be reading it with curiosity 100 years hence. Gurudev's faith in future, in which he believed that he will still retain a role, was not misplaced. Nearly 80 years after his death, in the age of internet and instant entertainment, Tagore, relatively his languid, literary and musical appeal may have ebbed, but his visions, his convictions have triumphed more resoundingly than we can acknowledge. It starts in Bengali with one line. I'll just read it. You will be able to understand, I think. Adi hote shatabarsha pore. मैंने आज से शतवर्ष पर कौन मेरी कविता पढ़ रहे हैं? Who is it with such curiosity is reading my poem 100 years hence? In 100 years, I shall be able to send you an iota of joy of this fresh spring morning, the flower that blooms today, the songs that the birds sing, the glow of today's setting sun, filled with my feelings of love, yet for a moment. Open up your southern gate and take your seat at the window. Look at the far horizon and visualize in your mind's eye one day 100 years ago, 100 years ago when he was alive, a restless ecstasy drifted from the skies and touched the heart of this world. The early spring, mad with joy, knows no bounds. Spreading its restless wings, the southern breeze blew, carrying the scent of flowers fallen all on a sudden soon. They colored the world with a youthful glow 100 years ago. That is, he's talking about himself. That day, a young poet kept awake with an excited heart filled with songs, with so much ardor, anxious to express so many things, like buds of flowers straining to bloom. One day, 100 years ago, 100 years hence, what young poet sings songs in your homes? For him, I send my tidings of joy of the spring. Let it echo for a moment. In your spring, in your heartbeats, in the humming of the bees, in the rustling of the leaves, 100 years hence. So he had the vision and this idol that people will be reading him even after 100 years. Very nice. I think it will be 400 or 500 years. I think they will continue. And very impressive. Very nice, Nanda ji. Very nice. Very nice. Very nice, brother. Excellent. I haven't finished. Very good. Very good. बहुत अच्छा. बहुत अच्छे नंदा जी. Very good. Very good. हाँ, very good. Not finished. Very सुन लो. बीच में They're not finished yet, please. Yes, finished. Very good recitation. Oh. Very nice, Nanda ji. It's all due to Rabindranath. It's all Yes, due to Rabindranath. and you just let her finish, please, all of my dear friends. I have to finish with a little 3 lines of song. Okay. It's everybody knows about it.
and you have heard it so many times in so many voices. I'll just give the gist in a little bit in English first. If they don't answer your call, then walk alone. Do not be afraid and walk alone. If they are afraid and cower mutely facing the wall, oh thou unlucky one, open your mind and speak out alone. If they turn away and desert you when crossing the wilderness, crossing the underlands, oh thou unlucky one, trample the thorns under your feet and along the bloodline track travel alone. If they shut the doors and do not hold up the light, when the night is troubled by storm, O thou unlucky one, with the thunder's flame of pain, ignite your own heart and let it burn alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। থ্যাংক ইউ। Very beautiful. बहुत अच्छा Beautiful Sananda ji, beautiful. बहुत अच्छे। Can you please आनंदा जी बहुत बढ़िया। चलो जी चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। एकला ही चल रहे हैं। You go alone. एकला ही चल रहे हैं। एकला ही चल रहे हैं आजकल। एकला चलो तुम्हें नाशे, तुम्हें एकला चलो रे। Amitabh Bachchan has also sung this song. Okay. इसको ट्रांसलेट कर देंगे तो अच्छा लगेगा। कर तो दिया मैंने, और कितनी बारी कराना भाई, आगे भी बोलने दो। आगे बढ़ते हैं और मैं मैडम गीता पंत जी को इनवाइट करता हूं, जो हमारे अगले स्पीकर हैं। वो बोलेंगी, उनका जो टॉपिक है वो है, नाम है, उस शीर्षक है मुझे चांद चाहिए। गीता जी प्लीज। जी हाँ, मुझे चांद चाहिए, और इसके लेखक हैं श्री सुरेंद्र वर्मा जी। अभी देखिए 523 पेज की ये जो उपन्यास है उसको मुझे 5 मिनट में उसकी समीक्षा देनी है। बहुत नाइंसाफी है जी, लेकिन समय की पाबंदी है तो मैं तो इस पाबंदी को मानूंगी। लेकिन जो इस उपन्यास की नायिका है ना, यशोदा उर्फ सिलबिल, वो मानने को तैयार नहीं है। शाहजहांपुर के एक छोटे से कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ और परंपराओं और रूढ़िगत विचारों के साथ में वो यशोदा का पालन पोषण हुआ। लेकिन उसको कहाँ शाहजहांपुर में रुकना था, उसको तो जाना था सीधे अभिनेत्री बनने के लिए, सफल अभिनेत्री। तो उसका जो ये बदलाव मन में आया, उसका कब पता लगा जब उसने अपना 10वीं का जो फॉर्म था वो भरा, उसमें उसने अपना नाम ही बदल लिया। तो पिता के पुत्र पूछने पर उसने कहा कि यशोदा क्या रखा इस नाम में? दकियानुसी, पुराना बिल्कुल घिसा पिटा नाम। यशोदा ने किया ही क्या है कृष्ण को पालने के सिवाय, और उसे तो बहुत कुछ करना था। और फिर देखिए उसकी बहन ने उससे कहा कि अरे देखो, जब तुम शादी करोगी, अपना परिवार होगा, फिर तुम्हारा एक गुस्सा काफूर हो जाएगा। तो उसने क्या जवाब दिया? मैं केवल मादा नहीं हूँ। फिर दूसरी बहन ने कहा कि देखो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अपना जीवन संवार लो। तो उसने कहा वही तो कर रही हूँ। परिवार के अन्य सदस्यों ने कहा कि देखो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। तो वो बोली कि मैं कैसे आपको बताऊं कि मेरे सुख और आपके सुख की परिभाषा अलग है। तो इसी सुख की खोज में वो निकल पड़ी और दिल्ली आई।
दिल्ली में NSD में उसको एडमिशन मिल गया और वहां उसका परिचय हुआ दिव्या कात्याल से, जो कि उसकी भावनाओं को उन्होंने समझा, उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझा, उसके पंखों को उड़ान दी और अपने एक नाटक में उसको भाग लेने का अवसर दिया। फिर क्या था, वो तो इतनी सफलता से, अपनी मेहनत, अपनी लगन से उसने इतना अच्छा वहां पर किया, लेकिन उसको ये पता था कि ये तो केवल पड़ाव है, ये मेरी मंजिल नहीं है, मंजिल तो उसकी कहीं और है और वो है मुंबई। तो किस्मत का दरवाजा खुला और वो मुंबई भी आ गई। यहाँ जो उसने चकाचौंध देखी, ये शून्य से शिखर तक की उसकी जो यात्रा थी वो आसान नहीं थी। उसे बहुत समझौता करना पड़ा अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए। उसने अंडे खाने शुरू किए, उसने शैंपेन पीनी शुरू करी, छोटे छोटे कपड़े पहने, सब कुछ किया, लेकिन इसके साथ में उसका आत्मविश्वास कभी नहीं डोला। उसने एक जगह कहा, अपने मन में सोचा कि भाई मैं तो, मेरी हैसियत क्या है, लेकिन बड़े बड़े लोग मुझे पार्टी में बुलाते हैं और मुझसे हंस हंस के बात करते हैं, कुछ तो होगा मेरे में। तो ये जो उसका आत्मविश्वास था, ये उसको कहां से कहां ले गया, वो बहुत सफल अभिनेत्री बन गई। यहाँ उसका परिचय होता है एक हर्ष से, जो कि उतना ही टैलेंटेड अभिनेता है, लेकिन हुआ ये कि वो तो आगे बढ़ गई बहुत, और हर्ष जो है वो अंधकार के, अवसाद के अंधेरे में वो कहीं गुम हो गया, वो उसमें भटक गया, तो ये रह गई अकेली। अब उसने यहाँ पर महसूस कर लिया कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इसलिए वो वापस से दिल्ली आ गई और उसके अंतिम मोड़ पर दिव्या ने ही उसका साथ दिया, दिव्या कात्याल ने उसका साथ दिया। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि इस उपन्यास में ऐसा क्या है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। वो इसलिए कि पहली बात ये है कि इसमें जो इसके राइटर हैं वो पुरुष हैं, लेकिन जिस तन्मयता से उन्होंने इसमें मतलब एक स्त्री की मनोभावना, उसके हार्ट ब्रेक्स, उसकी अंतरंग जो उसकी परेशानियां है उसकी, और जो उसके जीवन में उतार चढ़ाव आया है, इतनी सफलता से उसका वर्णन किया है कि पाठकों ने अपनी बड़ी खुश होकर के, बड़ी चेतना से, बड़े प्यार से उनको गले लगाया, इस उपन्यास को गले लगाया, और इसको 1996 में इसको साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है। दूसरी बात है, इसमें जो मुझे अच्छी लगी, इसकी भाषा बड़ी ही अच्छी है, बहुत पढ़ने में, आप देखिए पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आ जाता है। जैसे वो एक बार अपने दिव्या, जब उसको लगने लगता है कि मैं दिव्या से थोड़ी दूरी जा रही हूँ, तो वो कहती है कि दिव्या के साथ मेरा आरोही रिश्ता कभी ऐसा अवरोही मोड़ लेगा, यह सोच के भी मैं कांप उठती हूँ। आरोह और अवरोह जीवन में क्या होते हैं, कोई भी संगीत जानने वाला इसको समझ सकता है। फिर ऐसी बात नहीं है कि इस उपन्यास की आलोचना नहीं हुई, आलोचना बहुत हुई है। इसकी मानसलता, इसकी सेंसुअलिटी, इसका ओपननेस, खुलापन जो था, तो कई लोगों को, और जो परंपराओं को तोड़ना, वो कई लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन यहाँ इसकी जो नायिका है, उसने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी। वैसे ही जो इसके लेखक हैं, उन्होंने भी पूरी तन्मयता से इसका वर्णन, इसमें हर तरह से इसका वर्णन बहुत ही सफल तरीके से किया है। अभी देखिए, जो इसका पहला वाक्य है ना, जो जूलियस सीजर से दिया है कि मेरे मन में अचानक ही मेरे मन में असंभव को करने की लालसा जगी, आकांक्षा जगी। तो वो जो असंभव करना है ना, वही उसी के आसपास ये पूरी जो नॉवल 523 पेज का जो नॉवल है, उसके आसपास ये घूमता रहता है। तो ये कितना, कहीं भी इससे वो आगे मतलब इधर उधर नहीं भटकता नहीं। ये लेखक की एक बहुत ही सफलता है लिखने की, उसकी, उनकी भावनाओं की। और अंत में जो हमारी नायिका है वर्षा वशिष्ठ, अच्छा देखिए, उसने अपना नाम वर्षा लिखा यशोदा की जगह। तो वर्षा ने ये अंत में उसको ये लगा कि जो कभी कोई इच्छा अगर जीवन में अधूरी रह जाए, तो वह जीवन के प्रति आकांक्षा जगाए रखती है। देखिए, ये बहुत सुंदर सा वाक्य है। इच्छा अगर कोई अधूरी रह जाए तो जीवन के प्रति आकांक्षा जगाए रखती है। हम सभी अगर इसको, हम जैसे हमारी कभी कभी कुछ चीजें रह जाती हैं और हम हताश हो जाते हैं, तो लेकिन वही हमको हमारे जीवन के प्रति
आकांक्षा और इसमें जीवन के प्रति प्यार या कहना चाहिए जीवन जीने की कला हमें सिखाती है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे विचार में तो यह जो उपन्यास है बहुत ही अपने में बहुत सार्थक है और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सब लोग पढ़िए। इसमें GTV में इसका एक इन्होंने वो इसका एक मतलब मंचन भी किया था जो कि काफी सक्सेसफुल रहा है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। एक्सेलेंट एक्सेलेंट गीता। बहुत सुंदर गीता जी, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी भाषा के साहित्य में हमारे पौराणों में प्रेम कथाओं का विशेष और अभिन्न योगदान है। अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा, राजा परीक्षित सुशोभना, दुष्यंत शकुंतला, शीरी फरहाद, ओथेलो डेस्डिमोना, रोमियो जूलियट इत्यादि। मैं आमंत्रण करता हूं हमारे अगले सितारे की मैडम किरण केसवानी जी को, जो हमारी यादों को ताजा करेंगी लैला मजनू की प्रसिद्ध प्रेम कथा से। किरण जी। लैला मजनू की जो तो कहानी है ये पंजाब की 4 प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो है लैला मजनू। मैंने आपको पिछली बार हीर रांझा की कहानी सुनाई थी, इस बार फिर मुझे चांस मिला तो अब मैं आपको लैला मजनू के बारे में बता दूं। जब भी हम कभी प्यार और मोहब्बत का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले लैला मजनू का नाम ही मन में आता है। भारत पाकिस्तान की सरहद पर श्री गंगानगर जी के पिशोर में एक मजार पर दिन ढलते ही कवाली की धुन पर सैकड़ों युवक जोड़ी अपने प्रेम के अमर होने की दुआ मांगते देखे जा सकते हैं। यह कोई और मजार नहीं है बल्कि दुनिया को अपनी बेइंतहा मोहब्बत की पहचान कराने वाले लैला और मजनू की कब्र पर बना है। यहाँ हर साल 15 जून को मेला लगता है, जिसमें आने वाले को पूरा यकीन होता है कि यहाँ हमारी फरियाद जरूर कबूल होगी। दुनिया में सैकड़ों साल बाद भी लैला मजनू की कहानी अमर मानी जाती है। कहते हैं कि मजनू लैला और मजनू एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। लोगों ने उनके नाम के आगे और लगाना तो उचित नहीं समझा, इसलिए उनको लैला मजनू के नाम से ही बोला जाता है। यहाँ के लोग इस मजार पर हर साल आते हैं और अपनी बहुत मनते की कहानी है। करना एक गुनाह माना जाता था। अरबपति साहब अंसारी के बेटे कैस जिसे आगे चलकर मजनू कहा गया, जोशु ने उसके जन्म से ही भविष्यवाणी की थी कि यह प्रेम दीवाना बनकर दर दर भटकेगा। जोशु की भविष्यवाणी को जुटलाने के लिए खूब मन्नतें मांगी, पर कुदरत अपना करिश्मा तो दिखाती ही है। उसे मदरसे में नासिर शाह की बेटी को उसने वहां पे देखा और वो उसका दीवाना हो। पर धीरे धीरे इसका असर लैला पर भी होने लगा। दोनों की प्रेम सागर में डूब गई। जब लैला के घर में इस बात का पता चला तो उन्होंने लैला को घर में ही कैद कर दिया। फिर लैला की जुदाई में कैस दीवानों की तरह मारा मारा फिरने लगा। उसकी दीवानगी को देख लोगों ने उसका नाम मजनू रख दिया। फिर लैला की शादी कर दी। उसने अपने पति को बता दिया कि वो केवल कैस की ही है। यह सुनकर उसके पति ने उसको तलाक दे दिया। मजनू के प्यार में लैला मजनू कह कह कर जंगलों में भटकने लगी। वहां पर उसको मजनू मिला। जब वह मिले तो उसकी माँ को पता चल गया। उसने उनको अलग करने के लिए सोचा। जब लैला के भाई को पता चला तो उसने मजनू की हत्या कर दी। जब लैला ने यह खबर सुनी तो उसने वहीं पर खुदकुशी कर ली। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन दोनों ने परिवार और समाज से दुखी होकर साथ साथ सुसाइड कर लिया। खैर जो भी हुआ, दोनों को साथ साथ दफनाया गया ताकि दुनिया में ना मिलने वाले लैला मजनू जन्नत में जाके एक हो सके। इसलिए इसकी याद में हर साल मेला लगता है। इसकी खास बात यह है, इसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से भी लोग आकर उनकी मजार पर फूल चढ़ाते।
ये एक बहुत छोटी सी मैं एक लैला मजनू की कहानी। शुक्रिया जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किरण जी। किरण जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था तो मैंने इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचा। नहीं, बहुत अच्छे, शॉर्ट एंड ब्रीफ, बहुत अच्छा। शॉर्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाथ धोइए। किरण जी बहुत अच्छा। कोई चाहे तुझसे ये वो लैला लेट्स मूव ऑन। लैला मुन्ना जी लैला बड़ी हुई है। इस के हम आखिरी पायदान पर आ पहुंचे हैं। मैं आभारी हूँ नारायणगढ़ जी का, जिन्होंने अपनी बारी का सब्र से अपेक्षा की। कार्यक्रम हमने संत कबीर जी के दोहों से किया। अंत करते हैं नामधारी सिंह दिनकर जी के कृष्ण की चेता, और वो लेकर आ रही हैं हमारी आखिरी स्टार स्पीकर संतोष भटनागर जी। संतोष जी। धन्यवाद प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। ओके। तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे। उन्होंने अनेक उपन्यास, कविताएं और लेख लिखे, बहुत अच्छे प्रसिद्ध कवि थे। और अब मैं जो सुनाने जा रही हूँ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की वीर रस की एक अनुपम रचना है, श्री कृष्ण की चेतावनी। इसमें क्या होता है कि जब कृष्ण जी दुर्योधन की सभा में जाते हैं पांडवों का संदेशा लेकर, तो केवल 5 गांव शांति दूत बनकर जाते हैं और 5 गांव की मांग करते हैं, पर लेकिन दुर्योधन नहीं मानता और उस पर वो मना कर देता है और युद्ध के लिए अडिग रहता है। तो कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं और युद्ध के लिए ललकार कर आते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ प्रस्तुत कविता कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर दो आधा दो, कृष्ण जी कहते हैं 2 न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, इस हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, बुध भुग भुज परिधि वंत को घेरे हैं, मैनाक मेरु पर मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निगर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर संधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बनाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का ऋण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिहा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन,
पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधे मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है तो मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूँ, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर। फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न, थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोले आप। थैंक यू। हमारे दिनकर जी तो हाँ, राष्ट्रकवि दिनकर, हाँ राष्ट्रकवि दिनकर जी का। दिनकर जी हाँ फेमस, कविता पढ़ने तो क्या भाव आते हैं। हाँ वो तो आधुनिक युग के कविता है। Let's move on. We are already late. This Santoshji's presentation concludes the evening, the wonderful evening, the wonderful array of speakers, and I'm grateful to all of them and to the audience for welcoming and encouraging our star speakers. I sincerely apologize and solicit your understanding for any errors that may have inadvertently sneaked in. Thank you all, and over to Rituji for doing the concluding honors. Rituji. Right, thank you so much, Prateek ji, for such a wonderful, wonderful session. And again, I must compliment you. I know thoda sa time upar hua hai, but it's just 15 minutes up. So very quickly, I'm going to conclude now. And in the meantime, Prateek ji, I will also request you to let me know whom would you want to be the next moderator for the literary club. What is your suggestion? Rajesh Bahelji has already indicated. Rajesh Bahelji has already been a moderator. No, Santosh. It is Santosh Bhatnagar. You can ask her. Okay. So Santosh ji. अरे आप किसी और को देखिए, मैं को अभी आज कुछ पता आता नहीं है अभी। Sorry, आपको आता नहीं है इतनी बारी भरकम कविता। बिल्कुल after what you have just, the way you have said the poem and जितनी सुंदर खूबसूरत, उसके बाद तो 100% आप ये बोल ही नहीं सकते संतोष जी। नहीं, so it was wonderfully done. So अभी इतना अनुभव नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं हुआ है इतना। यहाँ बहुत सारे और आए हैं संतोष जी who have done it, मतलब within the first month of them joining Mo TV और being अरे अच्छे लोग हैं, और भी अच्छे लोग हैं। आप भी बहुत अच्छे हैं संतोष जी। आप तो बुरे हो, आप भी तो अच्छे ही हो। आप लोग के सामने कुछ नहीं है, अच्छे लोग हैं। नहीं संतोष जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। आप आइए। बढ़िया, बिल्कुल। आप हमेशा इतनी अच्छी लोग हैं। संतोष जी चिंता मत करिए, आप यस बोलिए बस। चलिए संतोष जी, सबकी तरफ से यस आ गया, and everybody will of course be supporting you. And I'm sure it will again be a wonderful, wonderful session. And मुझे पता है सब लोग थोड़ा सा घबराते हैं पहले, but then everybody ends up doing such a fantastic job. And I'm sure with everyone's support, this will also be possible. So, so Santosh ji, next moderator मैं अब आपको बना रही हूँ for the next literary club. Welcome. So moving on. So I know little, of course we will be there to support you, and everybody else would also be there. So आप घबराइए नहीं, and सब लोग आपको Sanjana is there, I am there, and throughout every part we will be there to help you out. Okay, so, right. I'm sure it will all work out. So चलिए मैं जल्दी से I will just speak about this wonderful session that we just had under
Prateek ji's guidance that we had this literary club. So starting with Rajesh ji, जिन्होंने कबीरदास जी के दोहे सुनाए, and Guru and Gobind दोनों का वो बताया कि कैसे गुरु जी की हमें वो करनी चाहिए. So Rajesh ji, as usual, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, so wonderfully said. And then Mona auntie, being a librarian, she actually, so आज उन्होंने जो कहानियां सुनाई हैं बिल्कुल हंस क्रिश्चियन एंडरसन की, एंड द स्टेडफास्ट सोल्जर जो एक लव स्टोरी थी, बहुत ही इमोशनल सी थी. एंड वही हमें सीख मिलती है कि डेडिकेशन जब हम देते हैं, जब किसी चीज में हम हार्ड वर्क डालते हैं, जब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिल से कुछ करते हैं, तो हम कोई भी चैलेंज पार कर सकते हैं. एक बार मन में दृढ़ता होनी चाहिए काम करने की. एंड देन ऑफ कोर्स रंजना जी ने बहुत ही अच्छा बोला विद I don't see Mona auntie smiling. She seems to be very serious today for some reason. Okay, now I see the smile. I was waiting for that. So, okay, coming to Ranjana ji. So, Ranjana ji ne jaise bola, pen is mightier than the sword. And thinking and writing have more influence on the people than a weapon does, actually speaking. And जो हम लिखते हैं उससे कितने लोगों का thoughts वगैरह बदलते हैं. एंड जो भी हम जब कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, सो जो पेन काम कर सकता है वो एक तलवार नहीं कर सकती. सो वेरी ब्यूटिफुली सेड रंजना जी. कमिंग टू अनीता जी, गुड टू सी दैट आप इतनी अच्छी आपने एक स्टोरी भी सुनाई, एंड बताया कि लालच नहीं करना चाहिए, हर मौके का सोच समझ के उस पर काम करना चाहिए. एंड पूरी जो प्रेमचंद जी के आपने बताया, so very nice, very nicely done. And it's great to see you participating more. आप धीरे धीरे उसमें आ रही हैं, but wonderful to see you being a part of all this and not just being part of the audience. And you're doing a wonderful job. So coming to Colonel Sharma, इन्होंने ये स्टोरी पहले भी सुनाई थी, बट आज जिस अंदाज से इन्होंने सुनाई है पूरी कापरी वाली की स्टोरी, the emotions, the way he said it was absolutely fantastic. कि कैसे अफेक्शन से कितनी चीजें चेंज होती हैं. सो कर्नल शर्मा, आई थिंक द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स, द वे यू काइंड ऑफ टेल और नरेट अ स्टोरी with all expressions, all this turns the whole way that we are listening to the story. So story चाहे simple होती है, but आपका कहने का अंदाज बहुत निराला होता है. Then सुरेश जी, मैं तो सीरियसली सुरेश जी के साथ तो मेरे वर्ड्स नहीं रहते. And I love the way Suresh ji dresses up for any function, any part that she has to play in this Mo TV, and बहुत ही खूबसूरत लगती हैं आप, लग रही हैं सुरेश जी आज. So and आपने जिस उससे रानी झांसी की जो पोएम आपने सुनाई है, and उसके पहले का जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब hats off to you. I can just say that आप इतना खूबसूरती से बोलती हैं, and जैसे वो होता है ना, बिल्कुल जो प्रॉपर ओरेटर्स होते हैं, बिल्कुल उससे हर एक वर्ड को वो करके मतलब कि उसका मीनिंग बाहर निकल के आ जाता है, और लिटरली हमारे रगों में वो हिट करने लग जाता है जब आप बोलते हैं. रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस तरह से आप बोलती हैं, बिकॉज एक्चुअली वी आर काइंड ऑफ रिलेटिंग टू व्हाट यू आर सेइंग. सो ब्यूटिफुली डन सुरेश जी. थैंक यू सो मच. आई एम ऑनर्ड. सो थैंक यू इन फैक्ट सुरेश जी फॉर डूइंग ऑल दिस and being such an active member. Coming to Mr. KP Mandlewar, KP जी, आपने इतनी अच्छी आज अपनी ही लिखी हुई एक पोएम सुनाई लोनलीनेस पे, आपका एक्सपीरियंस जो अमेरिका से था. एंड जैसे आपने कहा कि द शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी होता था हमें आगे चलना है, चाहे जैसे भी लाइफ पे वो होता है. बहुत ही खूबसूरती से आपने सुना, बहुत सुंदर लिखी हुई कविता है. एंड दूसरी कविता भी जो आपने नेचर के ऊपर सुनाई, उसकी खूबसूरती पे सुनाई. सो रियली रियली वंडरफुल. एक और टैलेंट आपका आज निखर के आया है. इनफैक्ट आपका डांस देखा, आप गाते हैं, आप बोलते हैं, पर आप लिखते भी हैं, ये आज सामने आ गया. सो वी होप टू हियर मोर ऑफ योर पोएम्स नाउ. He is also very good cook. Wow. And he stays right next to my house. So Mr. KP, please do invite me for lunch. Right? So okay, coming to Sananda ji. टैगोर जी के संचिता एंड हार्मनी ऑफ यूनिवर्स पे इन्होंने जो पोएम सुनाई, आई थिंक उनको भी जब मैं कहती हूँ बिल्कुल
जब हम बचपन में शेक्सपियर वगैरह पढ़ते थे, वो उस टोन में सुनाती हैं, उस वे से बोलती हैं, and everybody gets so mesmerized by the way she narrates anything, or the way she recites a poem or talks about it. So very wonderfully done, Sananda ji. And of course आपने जो एकला चलो, which is always a hot favorite, बहुत ही खूबसूरती से गाया आपने, beautiful. Coming to Geeta ji, again जैसे आपने कहा श्री सुरेंद्र वर्मा जी की मुझे चांद चाहिए, एंड जैसे आपने बताया कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. सो बिल्कुल जितना हम ट्राई करते रहते हैं उसमें हमेशा हमें सक्सेस मिलता है, उसमें हम हमेशा सफल होते हैं. और ये बात बिल्कुल सही है, कई बार हम लोग हार जाते हैं, कई बार हम थक जाते हैं, बट पॉइंट ये है कि कभी हमें कोशिश करने से नहीं थकना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स वी हैड संतोष जी टुडे आफ्टर दैट, जिन्होंने रामधरी सिंह दिनकर जी की बहुत ही अच्छी एक कविता सुनाई. एंड अगेन मतलब दैट इज I think one of the main reasons, Santosh ji, that you are here today sitting as the moderator for the next club. But beautifully said, बहुत खूबसूरती से आपने सुनाया वो. एंड जो कृष्णा की विजिट है टू हस्तिनापुर, इतने अच्छे से अंदाज में, इतनी ग्रेसफुली, बहुत ही सुंदर आपने सुनाया. सो थैंक यू सो मच. So once again, thank you everyone for putting up this wonderful literary club session that we just had. And like I mentioned, Santosh ji will be taking over as the next moderator. And in fact, now after all this, जो हम इतना सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म, इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी चीजें जो हमें पता नहीं होती है, कुछ पता भी होती हैं. सॉरी, मैं एक आई थिंक किरण जी का मैंने नाम नहीं लिया यहाँ पर. उन्होंने बहुत खूबसूरत जो कहानी सुनाई लैला मजनू की. किरण जी, सॉरी, मैं आगे चली गई थी उसमें. सो beautifully narrated, very nice story. And again, good to see you being a very active member, and I hope आप और आगे रहे. And of course आपके moderator बनने का turn भी अभी आने ही वाला है. So आपने इतनी सुंदर जो ये story सुनाई है, so very nicely done. Thank you so much. रीतू जी, आपने मेरे लिए क्या कहा मैंने नहीं सुना क्योंकि नेटवर्क चला गया था. हमने तो गाना गाया, हमारे लिए भी कुछ नहीं बोला. बहुत अच्छा लैला, हम बच्चे जैसे इंतजार करते हैं कि हमारे लिए आप क्या कहेंगी. आज हमारे लिए बहुत नहीं बोला. टीचर जी ने स्टार दिया कि नहीं. बिकॉज मैं आज जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ. रोज हमारे 7 बजते, एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि हम 6:30 तक अपना ये इवेंट खत्म कर पाए. We do not go on to 7 o'clock. So of course that is why I'm going a little fast in my this thing. So गीता जी, आपके लिए मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो टू बी वेरी ऑनेस्ट याद नहीं है मैंने क्या बोला था. करने वालों पे जो आपने कहा था कि तो मैंने ये कहा, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये बखान करा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. एंड कई बार हम लोग जब कोशिश करते, एक बार 2 बार फेल होते, नहीं करते, तो कहीं पे हम गिव अप कर देते हैं. But the point is कि कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है. एंड we should always keep carrying on. एंड सबसे खूबसूरती की बात इस पे ये थी कि किसी फीमेल के बारे में इतनी ब्यूटीफुल सी स्टोरी किसी मेल ने सोच के वो बोली थी. सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट. सो थैंक यू. So right, coming to the end of this wonderful session. So जैसे हम सब agree करते हैं that literature adds to the reality of life. It does not simply describe it. It enriches the necessary competencies that daily life requires and provides. And in this respect, it irrigates the deserts that our lives have already become. So with that, so let me just end with 2 lines. सूरज है जग का आधार, वायु है जीवन का आधार, साहित्य है जीवन जीने का आधार, और आप सब हैं इमोहा का आधार.
वाह So- आप है हमारी सरकार और क्या बात है, क्या बात है। आप है हमारी दूरी जिसपे हमारे हम सरकार आदाब है सरकार। क्या बात है प्रवीण जी, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे लिखवाने वाली हूँ। So हम तो वैसे ही जोड़ देते हैं सिमलिया में। नहीं, but that was very nice. So thank you so much everyone, and now see you all tomorrow morning at 8 पर हमारे o'clock. गाने के लिए तो बोला ही नहीं, मैंने भी सुनना था, मैंने गाना। तो अब मैं पूरा जब गाना सुनूंगी तब मैं बोलूंगी प्रवीण। मैंने एंटरटेन किया ना सबको बीच में। Okay, Praveen ji, thank you so much for singing that wonderful song. And वो बेचारी कंट्रोल ही नहीं कर पाती अपनी हंसी, उसको आप हंसा देते हो। और नहीं, बट ये बात तो है प्रवीण जी हमेशा सबको हंसाते रहती है, कुछ ना कुछ कमेंट करती रहती है। So it kind of definitely breaks the monotony of what is happening here. कई बार बड़ी सीरियस चीजें हो जाती हैं। डांसी और इतनी हैवी करता है, सुन के भी थोड़ा सा लाइटर होना चाहिए। Arvind ji is the life of the group. Oh, so sweet. सागरिका जी बोली ना? हाँ। एक लाफ्टर क्लब भी ऐड कर लो। Yes. क्योंकि प्रवीण जी स्टार्ट करेंगे। चलिए एक बस अभी next month again we will be having some more clubs added on. So and of course मैं ये request करूँगी कि जितने भी new लोग हैं please do take part in it. I know like you know of course बहुत सारे पुराने लोग हैं who've been a very active part of this, but please we would love to hear you, love you to be a part of this Mo TV. So बहुत अच्छा लगेगा। Can I suggest one thing? अब जितने हम लोग सारे आते हैं ना, हम सारे पर्दे के पीछे हो जाएं, जो पर्दे के पीछे हैं वो खोलने शुरू होंगे, फिर सब हो जाओ पर्दे के पीछे। I have started now. कभी बीच में आती हूँ। नहीं, इनफैक्ट नहीं, आप पर्दे के पीछे मत जाइए। I love to see you all. And अगर आप सब पर्दे के, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? So of course, but along with all of you, I would love to see the other people also. And yes, जब हम moderators भी बनाते हैं, we do keep trying to take the new moderators. And of course, पूरा इसमें aim यही रहता है that जो भी न्यू वो एक नया विजन लेके, एक नई तरीके से उसको लेके जाए, वो नए लोगों को ले, and they have to do what they feel is what they would want to see on this platform as such. And yes, कुछ पैटर्न्स है जो फॉलो करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम वही पैटर्न फॉलो करते रहे। हम कुछ आगे भी कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो भी मॉडरेटर होता है वो उनका विजन होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। So of course the other elders who are there, of course you all have to be a part of it. You can give your suggestions and you can give your this thing, but ultimately it will be the moderator who will be taking, so that we have different things, because हर एक की सोच अलग होती है, हर एक के आइडियाज अलग होते हैं, हर एक जना एक न्यू तरह से एक कॉन्सेप्ट को लेता है। So that is why we keep changing our moderators and we do not have the same person, so that we have different visions coming up here on this. So with that, thank you so much everyone, and now see you all tomorrow morning at 8 o'clock for our physiotherapy session, and 4 o'clock of course we have Dr. Garewal's show, and evening I see you all at 5 p.m. So till then, you will come smiling. 6:30 तो हमारा सैलेड का वो है, सैलेड का कंपटीशन। वो 6:30 के, हाँ मैं 6:30 खत्म कर दूंगी, फिर आप 6:30 के बाद सैलेड कंपटीशन करिएगा। I will make sure that before I am kicked out, so tomorrow you salad, no, not for the salad competition. Rashmi, no, otherwise 5 o'clock. 5 o'clock, of course, I will be here as usual. 5 o'clock is my time with you, and tomorrow, of course, we have. आजकल कुछ दर्शन कम होते हैं आपके। And one more thing, we've already had demo sessions for a music class, and we will be starting off these classes by Thursday. So the creatives and all will be sent to you by our relationship managers. Please do go through the write-ups and the creatives sent to you, and do enroll for it. Let your relationship managers know about it, and they will reach out to us. Otherwise, you can let Sanjana also directly know about it. So once again, thank you so much, everyone. Keep smiling, be safe, and
Thank you once again for putting up such brilliant and wonderful sessions. Nice. Prateek ji, thank you so much once again.